आए दिन हमारे मोहल्ले में चोरी, डकैती, खून खराबा जैसे घटनाएं बहुत हो रही थी। इसी बीच एक दिन मैं थाने में बैठा था कि एक व्यापारी एक लड़के को पकड़ कर लाया और बोला, सर यह लड़का चोरियां करता है। आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। व्यापारी के जाने के बाद मैंने लड़के की ओर देखा। सर्दियों का मौसम था। वह जो कोट पहने हुए था उससे लगता था कि वह गरीब घर का है। उसकी उम्र भी यही कोई 20 बरस रही होगी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में चोर है? उसने कहा, सर मैं वास्तव में चोर हूँ और दुकानों से सामान चुराता हूँ। वजह यह है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है जिससे मैं कोई काम नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, ओए चोर की औलाद, तूने तमाम विकलांगों को सड़क पर सामान बेचते हुए देखा होगा। तू भी ये काम कर सकता है। उसकी बातों से मुझे लगा कि वह किसी अच्छे गुरु का चेला है जिसने उसे पाठ पढ़ा रखा है। मैंने हवलदार को बुलाकर कहा, इसे अभी लॉकअप में बंद कर दो। सुबह को इससे पूछताछ होगी। फिर मैंने उससे कहा, अच्छी तरह सोच ले, झूठ बोला तो तेरी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। अगले दिन जब मैंने थाने आया तो पता लगा कि वह चोर लॉकअप से फरार हो गया है। मेरा गुस्सा आसमान छूने लगा। मैंने रात की ड्यूटी वाले कांस्टेबलों को बुलाकर पूछा, बताओ उसे किसने फरार कराया है? सब ने यही कहा कि हमें पता नहीं है। अलबत्त जुन्नैद नाम के एक कांस्टेबल ने कहा, सर लॉकअप का दरवाज़ा टूटा मिला है। इससे तो यही लगता है कि वह दरवाज़ा तोड़कर भाग गया। मैंने सब कांस्टेबलों को जाने दिया और उसी को पकड़ लिया। उससे जब कड़ाई से बात की तो उसने कहा कि सर रात को एक व्यक्ति आया था जो बहुत धनी लगता था। उसने 10,000 रुपये दिए और उसे छुड़ा ले गया। मेरे कमरे में एएसआई शाहनवाज भी बैठे थे। उन्होंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम इतना बड़ा अपराध करके बच जाओगे? सर बात यह है कि जो व्यक्ति रात को यहाँ आया था उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसकी पहुँच ऊपर तक है। जुन्नैद ने बताया, मैंने थाने में आने वाले व्यक्ति का हुलिया और पता पूछकर नोट कर लिया और यह जानकारी मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी, जिसके बाद कांस्टेबल जुनैद को निलंबित कर दिया गया। इस घटना के छठे दिन सूचना मिली कि हमारे थाने के पास एक प्राइवेट अस्पताल की लेडी डॉक्टर रजिया की किसी ने छुरा घोंप कर हत्या कर दी है। डॉक्टर रजिया आरिफ की पत्नी थी। पति पत्नी दोनों में अनबन रहती थी और वह अस्पताल के ही एक क्वार्टर में रह रही थी। सूचना मिलने पर मैं 2 सिपाहियों को साथ लेकर उसके क्वार्टर पर पहुंच गया। वह 2 कमरों का क्वार्टर था। एक कमरे में एक बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। लाश को देखकर लगा कि हत्या किसी ऐसे आदमी ने की है जो उससे बहुत नफरत करता था। 2 घाव दिल के पास थे, एक पीठ की ओर था और 2 उंगलियां भी घायल थी। साफ साफ ऐसा लग रहा था कि हत्या के समय लेडी डॉक्टर ने अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। कमरे के बाहर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ इकट्ठा था। मैंने आवश्यक कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। वहां मौजूद स्टाफ से मैंने अलग अलग पूछताछ की। लेडी डॉक्टर आफरीन और डॉक्टर रियाज मुझे काम के लगे। उन दोनों को कमरे में बैठाकर उनसे कुछ सवाल किए। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर रजिया की हत्या का उन दोनों को बहुत दुख था। मैंने डॉक्टर आफरीन से पूछा कि क्या डॉक्टर रजिया इस कमरे में अकेली रहती थी? उन्होंने बताया, नहीं, वह मेरे साथ रहती थी। क्या रात भी आप उनके साथ थी? मैंने पूछा, नहीं, रात में उनके साथ नहीं थी, क्योंकि कल एक एक्सीडेंट का केस आ गया था। मैं और डॉक्टर रियाज उसके ऑपरेशन में सुबह तक व्यस्त थे। उन्होंने बताया, इसका मतलब है कि डॉक्टर रजिया मरने वाली रात को बिल्कुल अकेली थी। मैंने पूछा, हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हम दोनों में से एक की ड्यूटी रात की लग जाती है, डॉक्टर आफरीन ने कहा। मैंने उस सर्जन से पूछा कि
आपके विचार में इनकी हत्या किसने की होगी? वह कहने लगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे बड़ी हैरानी है कि इतनी शरीफ जो सबके काम आती हो, उनकी हत्या इतनी क्रूरता से कौन कर सकता है? अच्छा, यह बताइए इनका पति आरिफ करता क्या है? मैंने उनसे अगला सवाल किया। सर, आरिफ एक फ्लोर मिल का मालिक है। एक दिन वह हमारे अस्पताल में रोगी बनकर आया था। डॉक्टर रजिया ने उसका इलाज किया। उसी बीच दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और बात शादी तक पहुंच गई। डॉक्टर आफरीन ने वहां पर मौजूद डॉक्टर रियाज की ओर देखते हुए कहा। आरिफ को यह शक था कि उसकी पत्नी डॉक्टर रियाज में रुचि ले रही है। मैंने 2 से 3 बातें पूछकर कमरे को दोबारा ध्यान से देखना शुरू किया। कमरे में मेज पर चाय के 2 खाली कप और पानी के 2 खाली गिलास रखे हुए थे। मैंने डॉक्टर आफरीन से उनके बारे में पूछा तो उन्हें भी कप देखकर हैरानी हुई। मैंने और ध्यान से देखा तो एस्ट्रे में सिगरेट का बुझा एक टुकड़ा भी मिला। इसका मतलब था कि रात में वहाँ कोई मर्द भी था जो हत्या करने आया होगा। यह बात तय थी कि मरने वाली उस आदमी को जानती थी। कमरे को सील करने से पहले मैंने कांस्टेबल से सिगरेट के टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए कहा। मैंने एएसआई को बुलाकर कहा कि तुम उस फरार आदमी का पता करो और एक पर्चा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि इसमें जो हुलिया लिखा है उसका स्क्रैच भी बनवाओ। अगले दिन एएसआई शाहनवाज ने कहा, सर, मामला बिल्कुल उल्टा है। मिल तो बहुत फ़ायदे में चल रही है, ना कोई मशीन खराब है और ना ही वहाँ गेहूं खराब हुआ है। अगली सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर रजिया की मौत रात 2 और 3 बजे के बीच हुई थी और हत्या के समय मरने वाली ने अपने बचाव में पूरा जोर लगाया था, जिससे उनकी 2 उंगलियां भी घायल हो गई थी। उंगली में 3 से 4 घाव थे। मैंने लाश को अस्पताल के स्टाफ के हवाले कर दिया। अब उसका अंतिम संस्कार तो डॉक्टर आफरीन को ही करना था, क्योंकि डॉक्टर रजिया के आगे पीछे कोई नहीं था। एक बात पर मुझे हैरानी थी कि उनका पति आरिफ अभी तक नहीं आया था। उसकी अपनी पत्नी से अनबन जरूर थी, लेकिन ऐसे समय तो उसे आना ही चाहिए था। मैंने कांस्टेबल अंजुम को आरिफ को थाने बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद आकर उसने बताया कि आरिफ ना तो फ्लोर मिल में है और ना ही अपने घर, उसकी कोठी मिल के पास ही थी, जिसमें वह अपनी माँ और बहन के साथ रह रहा था। बहन का पति अरब में नौकरी करने गया हुआ था। मैं 2 सिपाहियों को लेकर उसकी कोठी पर पहुंच गया। उस समय हम पुलिस वर्दी में नहीं थे। मैंने नौकर को अपना परिचय दिया तो उसने हमें तुरंत अंदर बुला लिया। इतनी बड़ी कोठी में आरिफ की माँ, जिनकी उम्र 60 के लगभग थी, और करीब 40 साल की बहन ही रहती थी। मैंने कोठी में मौजूद बूढ़ी महिला से कहा, आप लोगों में से कोई भी डॉक्टर रजिया की लाश नहीं लेने आया? उस बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, साहब, जब वह हमसे नाता तोड़कर चली गई तो फिर गंदले पानी में हाथ डालने से क्या फ़ायदा? क्या आपके बेटे ने उसे तलाक दे दिया था? मैंने तो उसे कई बार कहा, लेकिन वह टाल मटोल कर देता था। मैंने आरिफ की छोटी बहन से पूछा, बीबी, तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या आप भाईजान पर शक कर रहे हैं? उसने पूछा। मैंने गुस्से से कहा, मैं जो पूछ रहा हूँ तुम केवल उसका ही जवाब दो। वह कतर गए हैं। उसने बताया, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उससे पूछा। इस सवाल पर तो वह नहीं बोली, पर उसकी माँ ने जवाब दिया। वह तो कई दिनों से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसे मिल के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि मैंने भाप लिया था कि माँ बेटी दोनों झूठ बोल रही है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो ये झूठ का सहारा ले रही है। मैंने उनसे कहा, सच सच बता दो, मैं आपकी इज्जत का ख्याल करके यहाँ आया। मैं चाहता तो आपको थाने में भी बुला सकता था। उसकी माँ ने अपनी बेटी को चुप रहने के लिए कहा और बोली, साहब, बात यह है कि वह कुछ दिनों से परेशान था। वजह यह कि मिल की 2 मशीनें खराब हो गई थी और मिल में रखे कुछ गेहूं भी काले पड़ गए थे। वह कोई बात बताता नहीं था। मैंने
उनसे 2 से 3 बातें और पूछी और वहाँ से लौटते समय उनसे कह दिया कि आरिफ जब भी घर आए तो उसे थाने भेज देना। थाने लौटने के बाद मैंने एएसआई शाहनवाज को पूरी जानकारी देते हुए पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उसने कहा, सर हमें एक चक्कर मिल का भी लगा लेना चाहिए। मैंने कहा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसा करो, तुम वहां जाकर पूरी स्थिति की जानकारी लो और मुझे कल तक रिपोर्ट जरूर करो। अगले दिन एएसआई शाहनवाज ने कहा, सर मामला बिल्कुल उल्टा है। मिल तो बहुत फायदे में चल रही है, ना कोई मशीन खराब है और ना ही वहाँ गेहूँ खराब हुआ है। मैं सोचने लगा कि जब ऐसी बात है तो माँ बेटी ने झूठ क्यों बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरिफ ने ही अपनी माँ और बहन से झूठ बोला हो। मैंने एएसआई से कहकर मिल के जनरल मैनेजर को थाने बुला लिया। 2 घंटे बाद जनरल मैनेजर मेरे सामने बैठे थे। मैंने उनसे कहा, आपको यह तो मालूम होगा कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। जी, मैं समझ गया कि आप आरिफ साहब के बारे में पता करेंगे। उसने कहा, वह कहाँ गए हैं? मैंने पूछा, सर इस बार तो वह मुझे भी चकमा दे गए, पता नहीं कहाँ चले गए। उसने कहा, आजकल वह परेशान क्यों थे? मैंने अगला सवाल किया। यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि वह अपनी पत्नी के बारे में ज़्यादा चिंतित थे। वह बोला, लेकिन उनकी माँ और बहन ने तो उनकी पत्नी का जीना हराम कर दिया था, इसलिए वह दुखी होकर घर से चली गई थी। हो सकता है माँ बेटी ने उसकी हत्या करवा दी हो। मैंने कुरेदा नहीं, सर उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। उसने कहा, जैसे ही आरिफ के बारे में कुछ पता लगे तो हमें सूचना देना। कहकर मैंने जनरल मैनेजर को थाने से भेज दिया। जब आरिफ से पूछा गया कि आप अचानक कहाँ गायब हो गए तो उन्होंने कहा, यह एक लंबी कहानी है, एक समय के बाद बताऊंगा। इसके अगले दिन आरिफ थाने आ गया। वह 30 से 32 साल का सुंदर जवान युवक था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही कहा, सर मैंने सुना है कि रजिया की हत्या हो गई। किसने की है उसकी हत्या? क्या आपने हत्यारे का पता लगा लिया? आते ही उसने कई सवाल किए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले आप यह बताइए कि अचानक कहाँ गायब हो गए थे। उसने कहा, यह एक लंबी कहानी है। मुझे लगता है आप मुझे रजिया का हत्यारा समझ रहे हैं। आप ठीक समझ रहे हैं। जब कोई पास का संबंधी या रिश्तेदार अचानक गायब हो जाए तो शक उसी पर जाता है। आप अपनी कहानी सुना रहे, हम यहाँ कहानी सुनने के लिए ही बैठे हैं। इसके बाद उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मुझे रजिया से प्रेम हो गया था। मैंने उससे शादी की और घर ले आया, लेकिन मेरी माँ और बहन को वह एक आँख नहीं सुहाई। वह उसे टॉर्चर करती रहती थी। खास तौर पर उसका अस्पताल जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे दोनों रात दिन मेरे कान भरती रहती थी और कहती थी कि मैं उसे तलाक दे दूं। आप भी तो उस पर शक करते थे कि वह डॉक्टर रियाज में दिलचस्पी लेती है। मैंने बीच में ही टोका, आपको यह बात किसने बताई? वह बोला, किसी ने भी बताई हो, आप अपनी बात कहो। नहीं सर, बात दरअसल ऐसी है कि मेरी माँ और बहन ने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया था कि मैं भी उस पर शक करने लगा। वह मेरे व्यवहार से तंग आकर अस्पताल के क्वार्टर में रहने लगी। मुझे अगर यह पता होता कि उसने कहा, मुझे अचानक याद आया तो मैंने कहा, आपको सिगरेट पिए काफ़ी देर हो चुकी है, आप सिगरेट पी लीजिए। वह मुस्कुराकर बोला, ओह हाँ, लेकिन आपके सामने कोई बात नहीं, आपको इजाज़त है, आप पी लीजिए। उसने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। मैंने देखा वह वही सिगरेट का ब्रांड था जिसका टुकड़ा डॉक्टर रजिया के कमरे से मिला था। मैंने आरिफ से कहा, आप एक इज्जतदार आदमी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप यह बताइए कि हत्या वाली रात 9 बजे से रात 3 बजे तक आप कहाँ थे? ओह यह बात है, उस रात मैं 10 बजे से 12 बजे तक रजिया के पास रहा, फिर अपनी कार से लौट गया। आप दोनों में तो अनबन थी, फिर आप उसके पास कैसे गए?
बात यह है सर, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने चाहकर भी उसके क्वार्टर पर चला गया। मैंने दरवाज़ा थपथपाया तो उसने दरवाज़ा खोला और हंसकर मेरा स्वागत किया। उसने मुझे चाय भी पिलाई। मैंने उससे माफ़ी मांगनी चाही तो वह उखड़ गई। बोली कि मैंने आपको इसलिए अंदर नहीं बुलाया, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें। उसकी बात से मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैं बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला आया। इसके बाद मैं अपने एक मित्र के पास चला गया। अभी मेरा वहाँ से आने का इरादा नहीं था, लेकिन कल अचानक मैनेजर का फ़ोन गया और उसने मुझे यहाँ के हालात बताए तो तुरंत आ गया। मुझे आरिफ की बात पर यकीन होने लगा था। मैंने उससे आखिरी सवाल यह किया कि उसने अपनी माँ और बहन को यह क्यों बताया कि मिल घाटे में चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सर, कभी कभी इंसान पर ऐसा समय आता है कि वह अपने आप से भी झूठ बोलता है। मैंने माँ और बहन से जानबूझकर झूठ बोला था। अगर मैं उनसे यह कहता कि मैं रजिया के कारण परेशान हूँ, तो मुझे उनकी ओर से और भी कुछ बुरा सुनने को मिलता। हाँ, मुझे एक शक और है। वह बोला, कौन सा शक? मैंने पूछा। 1 साल पहले मैंने इमरान नाम के युवक को मिल से मैदा चुराने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया था। वह यह काम बहुत सालों से कर रहा था, लेकिन बाद में पकड़ा गया था। मैंने आरिफ से इमरान की हुलिया पूछा तो उसने जो बताया सुनकर मैं उछल पड़ा। यह तो वही युवक था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने उससे पूछा, कैसा शक? उसने बताया कि मैंने उस रात अस्पताल में इमरान को देखा था और उसी रात रजिया की हत्या हो गई। मैंने इमरान का पता पूछकर आरिफ को जाने दिया। आरिफ के जाने के बाद मैंने एएसआई को बुलाकर कहा कि 2 सिपाहियों को ले जाकर वह इमरान को पकड़ लाए। 2 घंटे बाद वे आए और बताया कि वह घर पर नहीं है। मैंने चारों ओर मुखबिरों का जाल बिछा दिया। अगले दिन शाम के समय एक मुखबिर ने हमें बताया कि इमरान को कुछ दोस्तों के साथ साबराबाद गांव के बाहर एक डेरे पर देखा गया है। मैंने एएसआई के नेतृत्व में एक पुलिस टीम रात में ही इमरान को पकड़ने के लिए साबराबाद गांव के डेरे पर भेज दी। ऐसा लगा कि उन्हें छापामार पार्टी का पहले से ही पता लग गया था, इसलिए सारे लोग वहां से भाग गए। केवल शराब के नशे में धूत इमरान हाथ लगा। उसे थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया गया। सर्दियों का मौसम था। हवालात का ठंडा फर्श उसका दिमाग ठंडा करने के लिए काफ़ी था। अगले दिन इमरान को मेरे सामने लाया गया। एएसआई शाहनवाज ने बताया कि इसने बिना छतरौल के ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। काम इतनी जल्दी हो गया कि हमें इसका रिमांड लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस हत्या के पीछे की जो कहानी थी वह यह थी कि इमरान के दिमाग में बहुत पहले से एक लावा पक रहा था जो हत्या की रात फट गया। इमरान की कहानी कुछ इस तरह थी कि उसकी मां के मरने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां ने उसके साथ गंदा व्यवहार किया। पिता ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह बुरी संगत में पड़ गया और इरशाद नाम के एक व्यक्ति के डेरे पर जाना शुरू कर दिया। इरशाद के डेरे पर ऐसे ही जवान लड़के आते थे जिन्हें परिवार का प्यार ना मिला हो। इरशाद अपराधी प्रवृत्ति का एक धूर्त व्यक्ति था। उसने इमरान को चोरियों के काम पर लगा दिया। इमरान का समय इरशाद के डेरे पर ही गुजरता था। इमरान अपने एक रिश्तेदार की बेटी से प्रेम करता था। वह लड़की भी उसे चाहती थी। दोनों चोरी छिपे मिलते थे। फिर एक दिन लड़की के माँ बाप को उनके प्रेम प्रसंग का पता चला तो लड़की वालों ने उसका रिश्ता दूसरी जगह करके उसकी शादी भी कर दी। इमरान के लिए यह बहुत बड़ा दुख था। अब वह अधिकतर इरशाद के डेरे पर रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी प्रेमिका गर्भवती हो गई और वह बच्चे की डिलीवरी के लिए अस्पताल गई, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर रजिया ने ही किया था। उस ऑपरेशन के दौरान उसकी प्रेमिका की मौत हो गई। इमरान को यह यकीन हो गया था कि
प्रेमिका के मौत डॉक्टर रज़िया की लापरवाही से हुई है। उसे डॉक्टर रज़िया के आरिफ के संबंधों का भी पता था, इसलिए उसने रज़िया की हत्या करने का फैसला कर लिया। इससे उसके दो निशाने पूरे हो जाते। एक ओर तो उसकी प्रेमिका की मौत का बदला पूरा हो जाता, दूसरी ओर वह आरिफ को भी सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसने उसे चोरी के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाला था। इमरान की कहानी सुनने के बाद केस बिल्कुल साफ था। मैंने उसका इकबालिया बयान लिया, फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस की जांच में पूरी केस अदालत में चला। गवाहों यादी के बयान हुए। बचाव में इमरान की तरफ से कोई नहीं आया। सेशन कोर्ट ने सबूतों के देखते हुए उसे फांसी की सज़ा सुनाई। सज़ा के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई, लिहाजा उसे फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ यह बात बता दूं कि इमरान को थाने की हवालात से फरार करने वाला इरशाद ही था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।